अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन नंबर 2 फॉर बिजनेस फाइनेंस डिसीशन। और सेशन नंबर 2 में जो है हम अपना एजेंडा देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। तो एजेंडा फॉर द सेशन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि कंपनी में जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, जो फाइनेंस मैनेज करता है, जो बिज़नेस डिसीशंस लेता है, आखिर उसका क्या रोल है, क्या किरदार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपना जो बीएफडी का कोर्स पढ़ें उससे पहले हमें पता हो कि जी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कैसे होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, और उसने क्या फ़ैसले लेने होंगे और वो किस तरह से अप्लाई करेगा। तो जो एक सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव होता है एक इदारे का, उसके कुछ जो है वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पर आप कह लो कि ये पेपर आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, और इसमें आपको सिखाया जाएगा कि उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे वो फुलफ़िल कर सकता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो प्रिंसिपल रोल यानी कि जो सबसे मेन मेजर रोल इस बंदे का होता है, वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। यानी कि ये बंदा क्यों है यहाँ पर? भाई ये बंदा इसलिए है कि ये ऐसे डिसीशंस ले, ऐसे बेनिफिशियल डिसीशंस ले, ऐसे फैसले ले जिससे क्या हो, जिससे जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है ना उसमें इजाफा हो, इन्हेंसमेंट हो, इंक्रीज हो। अगर आपका फैसले लेने वाला बच्चा नहीं, बंदा या मैनेजर जो आपकी कंपनी में बंदा फैसले ले रहा है वो फैसले लेने में अच्छा है, तो ओवरऑल आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करेगी, और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनको फ़ायदा होगा। तो हम जो भी इस पेपर में पढ़ेंगे वो इस बात को दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा शेयर होल्डर है, हम जो भी डिसीशंस ले रहे हैं, हम जो भी फैसले ले रहे हैं, हम जो भी बातें इस पेपर में सीख रहे हैं, उससे उस स्पेसिफिकली शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसकी मैक्सिमाइजेशन हो रही हो। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है? यानी कि आपकी कंपनी में लेट से मिसाल के तौर पर भाई मैंने 500 रुपये लगाए। अब मैंने ये 500 रुपये लगाए हैं, आप बेहतरीन फ़ैसले लो ताकि ये मेरे 500 रुपये ग्रो करें, इंक्रीज़ हो। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है आपकी कंपनी में। तो हम ये कहते हैं कि भाई एक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर उनको रिटर्न दो ज़रिए या दो फॉर्म से मिला करता है। पहली चीज़ है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी, यानी कि वो जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है वो कुछ ऐसे फैसले ले कि कंपनी की वर्थ या कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, कंपनी की वर्थ या कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। इससे क्या होगा? इससे इस बंदे ने जो शेयर्स लिए हैं, अगर लेट से इसने एक शेयर 500 का लिया और कंपनी की ओवरऑल वर्थ इंक्रीज़ होती है तो मे बी इसका शेयर 600 पर, 700 पर, 800 पर चला जाएगा। ये इसी तरह से कि लेट से आपने कोई प्रॉपर्टी दी, अब आप उस प्रॉपर्टी से कैसे कमा सकते हो? दो ज़रिए हैं कमाने के। एक तो ये है कि वो प्रॉपर्टी जब पड़ी हुई होगी तो उसकी वैल्यू की अप्रिसिएशन होगी। आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, 6 महीने बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो 4 करोड़ और 10 लाख की हो गई। तो ये जो 10 लाख रुपए हैं, ये आपकी वर्थ थी, जो आपकी वैल्यू थी प्रॉपर्टी की, उसमें जो इजाफा आया है वो भी आपका एक गेन है, वो भी आपकी वेल्थ को बढ़ा रहा है। इसी तरह एक कंपनी में अगर किसी ने शेयर लिया है, कंपनी के फैसले अच्छे हुए, डिसीशंस अच्छे हुए, कंपनी ने जो डिसीशंस लिए वो बेनिफिशियल हुए और उससे कंपनी को फ़ायदा हुआ, तो आपके जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ है प्रोवाइडिंग कैश फ्लो टू शेयर होल्डर्स वे डिविडेंड, यानी कि लेट से कंपनी ये बोल दे कि यार आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर हम आपको 10% रिटर्न देंगे हर साल इन फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। अब ये क्या होगा यार? ये एक कैश फ्लो होगा, यानी कि कंपनी में ये पैसे नहीं रहेंगे, आपको पे कर दिए जाएंगे। आपको जो डिविडेंड मिल रहा है इससे भी आप कमा सकते हो। अगेन हम प्रॉपर्टी की एग्जांपल लें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 50 लाख रुपए की एक दुकान ख़रीदी और उसको किराए पर दे दिया।
तो वो दो तरह से कमा रहा है। नंबर वन, जो उसने दुकान किराए पे दी है उससे उसको किराया आ रहा है, सिमिलर टू ए डिविडेंड। नंबर टू, उसने 50 लाख की दुकान ली और लेट से 3 साल बाद उसने वापस वैल्यूएशन करवाई, मालूम करवाया कि इसकी अब क्या वर्थ है, तो पता चला कि इसकी वर्थ 65 लाख है। तो 15 लाख रुपए इसने जो है वो इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ दैट एसेट की वजह से कमाए हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको कुछ ऐसे फैसले लेने हैं जो फैसले कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, उसके शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो, और उसे कंपनी की अपनी वेल्थ, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया जा सके। अब ये तो हमें मकसद पता चल गया कि भाई ठीक है, एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसका क्या मकसद होता है, अच्छे फैसले लेना। क्यों? ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होगा? मतलब उसको हम क्या बोलें कि भाई तुम क्या करो, या इस पेपर में हम क्या पढ़ेंगे कि जिससे उसके फैसलों में इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसको अमूमन 3 तरह के फैसले जो है वो लेने पड़ते हैं। ठीक है, 3 तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। ये तीनों तरह के फैसले आपके पास आपके सिलेबस में मौजूद हैं, इनबिल्ट हैं, और यही वो 3 फैसले हैं जिस पर आपका पूरा पेपर जो है वो रोटेट करता है, घूमता है, या आपके जो सवाल आते हैं वो इन्हीं तरह के होते हैं। कुछ सवाल इन्वेस्टमेंट डिसीशंस के, कुछ फाइनेंसिंग डिसीशंस के, और कुछ डिविडेंड डिसीशंस के। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन? आइडेंटिफाइंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सर ये हम कैसे पढ़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ट है? आप आगे जाकर एक टॉपिक पढ़ोगे विच इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपने कौन से डिसीशंस लेने हैं, कौन से डिसीशंस ऐसे हैं जो कंपनी के फ़ायदे के लिए हैं। अगर आपके पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। मिसाल के तौर पर लेट से आपके पास 100 रुपये और आप एक कंपनी के मैनेजर हो और आपके सामने ए प्रोजेक्ट और बी प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट्स हैं। आप चाहो तो यहाँ 100 रुपये इन्वेस्ट कर लो, चाहो तो यहाँ पर 100 इन्वेस्ट कर लो, तो आखिर मुझे ए में करना है या बी में करना है, ये हम पढ़ेंगे। कि हमें अपने पैसों को बेस्ट इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक है, कुछ टूल्स या कुछ टेक्निक्स हमें BFD का पेपर सिखाएगा, कुछ टेक्निक्स हमें सिखाएगा जिसमें हमें ये पढ़ाया जाएगा कि भाई हमें ए में इन्वेस्टमेंट करनी है या बी में इन्वेस्टमेंट करनी है। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये टेक्निक्स पहले कुछ हद तक पढ़कर आए हों, यहाँ पर एडवांस्ड होंगी वो टेक्निक्स और दूसरी टेक्निक्स भी होंगी, लेकिन शायद आप लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू या IRR का नाम सुना हो, उसकी बुनियाद पर हम ये डिसीशंस ले सकते हैं। दूसरा है आपका फाइनेंसिंग डिसीशंस, डिसाइडिंग हाउ टू फाइनेंस देम। यानी कि ठीक है, एक प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है, एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन क्या इसके लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे मैं शेयर होल्डर्स से मज़ीद मांगूँ? मिसाल के तौर पर फंड्स नहीं है, कंपनी के पास कोई रिटेन अर्निंग नहीं है और मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, एक अच्छा प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, तो क्या शेयर होल्डर्स को बोलूँ कि वो कंपनी में मज़ीद शेयर्स सब्सक्राइब कर कंपनी को पैसा दे ताकि हम उसको इन्वेस्ट करें? या क्या मैं वो फंड्स जो है वो डेट होल्डर्स से, यानी कि जो लोग उधार देते हैं कंपनी को, उनसे लेकर और फिर ये पैसे अरेंज कर और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं? तो हर बार उधार लेना या हर बार शेयर होल्डर से लेना, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम अपने पास इस सब्जेक्ट की जो मैं आपको थीम ओवरऑल बता रहा हूँ वो ये है कि इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि हमें पैसा कहाँ से लेना चाहिए, किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किस सोर्स से करना चाहिए, और इसका आपके पास जो टॉपिक है ना वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करनी है तो वो पैसे कहाँ से लिए जाएं, किससे लिए जाएं, कितने % पे लिए जाएं, अगर हम वो पैसे इक्विटी होल्डर से लेते हैं तो क्या फ़ायदे नुकसान हैं, कितने पैसे मिलेंगे, अगर हम पैसे रेज़ करते हैं तो कोई डिडक्शन तो नहीं होगी, टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होंगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो फाइनेंशियल मैनेजर ने क्या करना है? पैसा लेना है, फाइनेंसिंग डिसीजन किससे लेना, और फिर वो इन्वेस्ट करना। तो बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजर वो होगा जो सारी चीज़ों में माहिर हो, यानी कि वो इन्वेस्ट भी अच्छी जगह कर रहा हो जहाँ से सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, और पैसे वहाँ से ले रहा हो जहाँ पे सबसे कम उसको रिटर्न पे ऑफ करना है या जिसकी कॉस्ट कम है। साथ में है डिविडेंड डिसीशंस। इसका भी आपके पास जो है वो पेपर में एक सवाल आया करता है, डिविडेंड पॉलिसी बताओ कंपनी की कि क्या होनी चाहिए।
डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शैल बी पेड। मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हो सकती हैं। लेट से कोई कंपनी है वो 0% डिविडेंड देती है, जो कमाती है सारा बिजनेस में ही रहने देती है। क्यों? मोस्ट लाइकली उसके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स उसको नज़र आ रहे हैं जो उसको परस्यू करने चाहिए, जिससे कंपनी को फ़ायदा होगा, या कोई भी बात हो सकती है। कोई कंपनी ऐसी हो सकती है 100% जो कमाती है वो पूरा का पूरा डिविडेंड में दे देती है। क्यों? इसकी भी कोई रीज़न होगी, कोई लॉजिक होगी, कोई रैशनल होगा। तो आपने इस पेपर में मेनली ये बातें पढ़नी होगी कि भाई मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, ठीक है, मुझे उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से चाहिए, और मुझे डिविडेंड कितना पे करना चाहिए। अब जैसे कि पहले भी मैं सेशन नंबर 1 में भी हाईलाइट कर चुका हूँ कि ये एक पेपर ऐसा है जो आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। बड़ा मसला है इसमें। मसला इस बात का है इस पेपर में कि ये जो 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं, दिखने को तो अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। कैसे? लेट से आपकी कंपनी ने 100 रुपये कमाए, अब आप कितना डिविडेंड दोगे? 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, या 100 के 100 रुपये दो? ये डिपेंड करता है कि आपके पास सामने कोई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं तो उनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, यानी कि इन्वेस्टिंग डिसीजन। डिविडेंड कितना देना है, यानी कि डिविडेंड डिसीजन। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा डिविडेंड इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा रिटेन अर्निंग से लाऊं, या रिटेन अर्निंग सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और बाहर से पैसा ले आऊं, फाइनेंसिंग डिसीजन। तो इस पेपर में सबसे बड़ा चैलेंज जो एज अ टीचर मैं और एज अ स्टूडेंट आप फेस करेंगे वो ये है कि क्योंकि एग्जामिनर ने आपको रियल लाइफ के लिए तैयार करना है, तो उसके जो सवालात होंगे उसमें सब चीज़ें पूछी जा रही होंगी। उसमें ये लिहाज नहीं किया जा रहा होगा कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन अलग सवाल में पूछें, फाइनेंसिंग अलग सवाल में पूछें, डिविडेंड डिसीजन अलग सवाल में पूछें, क्योंकि उसने तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करना है। मसला यहाँ आएगा कि क्योंकि हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम एक टॉपिक ख़त्म करते हैं और उसके सवाल किए, और टॉपिक ख़त्म किया और उसके सवाल किए, तो हाँ कुछ हद तक तो सवाल हो जाएंगे और बिल्कुल होंगे, और कुछ पास पेपर ज़रूर हो जाएंगे उसी वक्त। बाकी पास पेपर उसी वक्त नहीं हो पाएंगे, या उसी वक्त हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा दिया लेकिन आपको फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन के बारे में कुछ नहीं पता, और एक सवाल जो है वो इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग दो डिसीजंस की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे? तो ये सारे मसले मसाइल जो है वो आपको फेस हो सकते हैं। बहरहाल इस सेशन नंबर 2 का मकसद ये था कि मैं आपको एक अवेयरनेस या एक बर्ड्स आई व्यू दे दूं कि आखिर हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कैसे होता है और उसमें किस तरह के डिसीशंस होते हैं, जिसको हमें अगली नियर फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करना होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि सेशन नंबर 2 भी ब्रीफ, स्वीट एंड सिंपल आपको लगा होगा। इसी तरह के कुछ सेशंस में आपकी ग्रिप बन जाएगी आहिस्ता आहिस्ता कुछ कॉन्सेप्ट्स पर, जिसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पे भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।